हेलो डियर स्टूडेंट। आज जीएस की इस पीवाईक्यू सीरीज में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आपको ये सीरीज बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, जिस प्रकार से आपका रिस्पांस है। उम्मीद करता हूँ आगे भी ये सीरीज अच्छा लगेगा आपको। और आज जो है हम बेसिकली जो बात करेंगे पंचायती राज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि पंचायती राज से भी प्रश्न आएगा। तो आज का जो क्लास फोकस रहेगा पंचायती राज के ऊपर। चलिए पंचायती राज को जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। पंचायती राज के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप समझिएगा, क्योंकि पंचायती राज में आप छोटा-छोटा मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ जो है हम तथ्यों को जानेंगे, ठीक है। पहला है, निम्न पंचायत व्यवस्था में कौन-सा स्तर त्रिस्तर पंचायत व्यवस्था का अंग नहीं है, ठीक है। अब जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर की बात की गई है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है, त्रिस्तरीय। तो उसमें से कौन-सा जो है पंचायत व्यवस्था का अंग नहीं है, तो इसमें से ग्राम सभा जो है अंग नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 स्तर में कौन-कौन सा आता है? एक आता है ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत, ठीक है। तो भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिशों के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय थ्री टीयर संरचना को अपनाया गया, ठीक है। त्रिस्तरीय संरचना के 3 अंग है, ग्राम स्तर पर, है ना, ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती या ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत या पंचायत समिति, ठीक है, जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो है जनपद पंचायत है और जिला पंचायत है, ठीक है, हमारे यहाँ पंचायत के नाम से है। उसके बाद ग्राम सभा क्या है उसको भी जानते हैं। ग्राम सभा त्रिस्तरीय ढांचे का एक स्तर नहीं है, बल्कि यह पंचायती राज व्यवस्था का बुनियाद या नींव है। याद रखिए, ग्राम सभा जो है नींव है पंचायती राज का। अनुच्छेद 243 बी के अनुसार ग्राम सभा में गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य जो है शामिल होते हैं। यह एक स्थायी निकाय है जो ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब ये जो है ग्राम पंचायत के जो कार्य हो रहा है उसके ऊपर ये जो है नज़र बना के रखते हैं, ठीक है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। समिति की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तो संवैधानिक प्रावधान संशोधन की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू होने की तिथि जो है 24 अप्रैल 1993, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। संविधान का भाग तो भाग 9 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों के लिए 29 विषय का प्रावधान है। याद रखें कुछ बातें, तो ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, इसको भी याद रखेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ग्राम सभा, याद रखिए ग्राम सभा जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। जबकि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जो जिला पंचायत जो है प्रशासनिक इकाइयां हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा है इनमें से, ऐसा करके क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्राम सभा। पंचायती राज मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जीडीपी तैयार करने एवं लागू करने हेतु निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध लिखिए, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, उसको हमको जमाना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार एक आदर्श ग्राम पंचायत विकास योजना निम्नलिखित चरणों में तैयार की जाती है। सबसे पहले जो है एक समिति का गठन किया जाता है, ठीक है, ये समिति का गठन किया जाएगा। तो एक कार्यात्मक समिति का गठन किया जाएगा। सबसे पहले योजना बनाने के लिए पंचायत योजना दल, पंचायत प्लानिंग टीम या वर्किंग कमेटी बनाई जाती है, जिसमें विशेषज्ञ, समन्वयक और पंचायत सदस्य जो है शामिल होते हैं। दूसरा जो है फिर समिति बना। अब समिति क्या करेगा? विश्लेषण करेगा, संसाधन को देखेगा कि क्या-क्या उपलब्ध है, क्या-क्या नहीं है, ठीक है? उसके हिसाब से योजना बनाएगा। तो स्थिति विश्लेषण किया जाएगा, फिर संसाधन का मानचित्रण किया जाएगा। इस चरण में गाँव की वर्तमान स्थिति का डेटा एकत्र किया जाता है। गाँव में क्या संसाधन उपलब्ध है, जैसे पानी, स्कूल, सड़क और किन चीज़ों की कमी है, एक मैप और रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसके बाद जो है अब यहाँ से इकट्ठा कर लिया गया डाटा, ठीक है, क्या-क्या उपलब्ध है, क्या-क्या उपलब्ध नहीं है। अब जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिर विकास गतिविधियों को प्राथमिकता देना, ठीक है, संसाधन की कमी को देखते हुए तय किया जाता है कि कौन से काम सबसे पहले किए जाने चाहिए, जैसे स्वास्थ्य या पेयजल। यह सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर तय होता है। उसके बाद ग्राम सभा द्वारा मंजूरी मिलती है। तैयार किए गए ड्राफ्टों को ग्राम सभा के सामने जो है रखा जाता है। जब ग्राम सभा के सदस्य, गाँव के मतदाता इसे सर्वसम्मति से जो है पारित कर देते हैं, तभी इसे आधिकारिक जो है माना जाता है। उसके बाद जिला योजना समिति
को प्रस्तुतिकरण। अंत में पंचायत अपनी योजना को जिला स्तर पर भेजती है ताकि जिले की समग्र विकास की योजना के साथ एकीकृत किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है क्रम है, इसको जानेगा। सबसे पहले टीम बनेगा, टीम बनने के बाद वो जो है टीम एक प्लान करेगा कि कौन-कौन सी चीज़ यहाँ कमी है, कौन-कौन सी चीज़ उपलब्ध है, क्या-क्या संसाधन है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर योजना बनेगा, फिर वो जो है ग्राम सभा मंजूरी देगी, फिर वो जिला स्तर पर जाएगा। ठीक है, कुछ बातें और याद रखिएगा। संवैधानिक आधार, तो संविधान का अनुच्छेद 243 जी पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने की शक्ति देती है। जी से लिखना, जी से जनरेट, है ना, जनरेट तो कैसे जनरेट, पावर जनरेट ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, जी से जनरेट। ठीक है, पावर ऐसे करके। ठीक है, सबकी योजना सबका विकास, तो यह केंद्र सरकार का एक अभियान है पीपल्स प्लान कैंपेन, जिसके तहत हर साल जीपीडीपी तैयार करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, स्थानीय सतत विकास लक्ष्य, वर्तमान में जीपीडीपी को 9 महत्वपूर्ण विषयों जैसे गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, जल पर्याप्त गांव आदि पर केंद्रित किया जा रहा है, जो यूएन के सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण है। ठीक है, ई ग्राम स्वराज्य, तो पंचायतें अपनी योजनाएं इसी डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करती हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ई ग्राम स्वराज, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो है क्या करती है पंचायत, अपनी योजनाओं को इसी डिजिटल पोर्टल पर जो है अपलोड करती है। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले टीम बनाओ, फिर हालात को देखो, फिर जरूरी काम को चुनो, फिर जनता से पूछो, फिर जिला को भेजो। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले टीम बनाओ, हालात देखो, जरूरी काम को चुनो, जनता से पूछो और जिला को भेज दो। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अनुच्छेद दिया है, अनुच्छेद 40 है, संविधान 73 संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची, अनुच्छेद 243। तो अनुच्छेद 40 में आप जानते हैं कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है उसमें ग्राम सभा या जो है हाँ, है ना, जो है पंचायती राज, या बोल सकते हैं ग्राम पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जिन पर पंचायत व्यवस्था की संरचना आधारित है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। 73वां संविधान संशोधन, पंचायत एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 11वीं अनुसूची है, अनुच्छेद 243। ठीक है, अब तो 11वीं अनुसूची उसमें जो है 29 विषय के बारे में, पंचायतों के कार्यों का विषय। उसके बाद अनुच्छेद 243 में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट, इसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई, उसको देखते हैं। चलिए यहाँ तो मिलाते हैं। अनुच्छेद 40 में जो है नीति निर्देशक सिद्धांत है, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन कर दे देता है। भाग 4 डीपीएसपी में ये निहित है। ठीक है, उसके बाद 73 संविधान संशोधन में तो बलवंत राय समिति, यहाँ मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 की समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, जिसे 73वां संविधान द्वारा संवैधानिक रूप दिया गया। 11वीं अनुसूची में जानते हैं 29 विषय के बारे में बात किया गया है, जिसमें कृषि, पेयजल, गरीबी उन्मूलन शामिल है, जिन पर पंचायतों को कार्य करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 243 में संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक ओ के माध्यम से पंचायतों को कानूनी और संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक है, वैसे ऑप्शन से देखते तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से हमको बनाना होता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 बनाम अनुच्छेद 243, दोनों में अंतर समझते हैं क्या है। अनुच्छेद 40 क्या कहते हैं, यह केवल एक निर्देश था, अनिवार्य नहीं था, पंचायती राज का आधार स्तंभ कहा जाता है। अनुच्छेद 243 में पंचायतों को संवैधानिक बाध्यता बना दिया गया, अब राज्यों के लिए हर 5 साल में चुनाव कराना अनिवार्य है। 73वां संविधान संशोधन 1992, ये क्या कहता है, तो ये जो है 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भाग 9 पुनः जोड़ा गया, जिसका जिसका शीर्षक है पंचायतें। ठीक है, त्रिस्तरीय ढांचा, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, जनपद पंचायत ब्लॉक स्तर पर और जिला पंचायत जो है जिला स्तर पर। ठीक है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ ब्लॉक अनिवार्य नहीं है। ठीक है, मतलब जनपद पंचायत या अनिवार्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 11वीं अनुसूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, ठीक है, जिसको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे लघु सिंचाई और जल प्रबंधन है। ठीक है, शिक्षा है, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य और स्वच्छता है, याद रखिएगा, अस्पताल और औषधालय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस और महिला एवं बाल विकास, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण समिति है बलवंत, देखो इस समिति का क्रम पूछा जाता है, याद रखिएगा, है ना, कई बार पूछा गया है समिति का क्रम। तो महत्वपूर्ण समिति है। ठीक है, क्रम के अनुसार देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इन्होंने बात किया था। ठीक है, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी 1977। GV के राव समिति 1985 बिना जड़ की घास प्रशासनिक ढांचे पर जोर दिया।
एल एम सिंघवी समिति 1986 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की पहली बार पुरजोर सिफारिश की थी। तो ये चारों समिति बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा अन्य भी समिति है, ठीक है, वो क्रम से पूछा जाता है, क्रम के माने को, तो उसको भी याद रखिएगा। अब कुछ बातें याद रखना है। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 को, नागौर जिले, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो 243 डी के तहत, है ना, डी के तहत जो है महिलाओं को 1/3 33% आरक्षण अनिवार्य है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। राज्य वित्त आयोग तो 243 आई, 243 आई, आई से याद रखना फाइनेंस, फाइनेंस में आई आता है ना, फाइनेंस ऐसा करके, आई या इनकम ऐसा करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इनकम ऐसे करके याद रख सकते हैं। हर 5 साल में पंचायती राज की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए आयोग जो है गठित करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 साल में याद रखिएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। राज्य वित्त आयोग या वित्त आयोग की बात करें तो ये इससे क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर हम इंडियन लेवल में बात करें, ठीक है, तो 280 के तहत जो है आप जानते हैं वित्त आयोग का भारत के संविधान में वर्णन है, ठीक है। और इसमें पूछा जाता है पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, ठीक है, पहला वित्त आयोग, ठीक है। फिर उसके बाद अभी 16वां वित्त आयोग है जहाँ तक, है ना, 16वां वित्त आयोग, इसको भी देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वित्त आयोग, तो एकदम पढ़ना ही पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। तो वित्त आयोग से हर बार मतलब आप देखा जाए, ठीक है, अगर क्वेश्चन बनाना हो तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वित्त आयोग से, है ना, तो इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य प्रशासन समिति, वित्त और लेखा परीक्षा समिति, विकास समिति, स्वास्थ्य और कल्याण समिति, इसको मिला सकते हैं। सामान्य प्रशासन समिति, इसमें क्या आ जाएगा, प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन और नीति क्रियान्वयन। विकास समिति में क्या आ जाए, देखो उसके बाद स्वास्थ्य और कल्याण समिति, तो स्वास्थ्य वाले में स्वास्थ्य आ जाएगा। विकास समिति में विकास, ग्रामीण विकास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वित्त लेखा में जो है वित्तीय मामले और ये आ जाएगा, तो ये तो ऐसे ही मिला सकते थे, ठीक है। सामान्य प्रशासन समिति प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन और नीति क्रियान्वयन। यह समिति पंचायत की स्थापना, मामले, प्रशासन और अन्य समिति के कार्यों का समन्वय का कार्य करती है। वित्त और लेखा परीक्षा समिति वित्तीय मामलों एवं बजट आवंटन की समीक्षा, यह मुख्य काम जो है पंचायत की आय व्यय की जांच करना है, टैक्स लगाना और बजट तैयार करना है। विकास समिति की बात करें तो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्य की देखरेख। यह समिति कृषि, पशुपालन और विकास की योजना मनरेगा के सफल संचालन के लिए जिम्मेदार है। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल की निगरानी, इसका कार्य गांव में साफ सफाई, टीकाकरण, पोषण और स्वस्थ पेयजल की उपलब्धता जो है सुनिश्चित कराना है, ठीक है। ये समिति है, उसकी व्याख्या यहाँ आपको दी गई है। इसके अलावा कुछ बातें और याद रखना है, जैसे देखो जितनी बातें मैं बता रहा हूँ इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। एक तरीका से ये क्लास केवल एक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड नहीं है, पूरा रिवीजन हो रहा है उससे संबंधित चीज़ों के बारे में। तो पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत कार्यों के सुचारू संचालन के लिए जो स्थायी समितियों का गठन किया जाता है, ठीक है। अब जानते हैं समिति का गठन होता है। गठन का आधार है ये समिति 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शक्तियों के विकेंद्रीकरण का हिस्सा है। समितियों की संख्या की अगर बात करें तो राज्य अधिनियमों के अनुसार आमतौर पर एक जनपद या जिला पंचायत में 5 से लेकर 7 स्थायी समिति होती है, जैसे शिक्षा समिति, कृषि समिति, वन समिति आदि। समिति का अध्यक्ष कौन होगा, जैसे सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष हमेशा याद रखिएगा जो सभापति होगा, ठीक है। सामान्य प्रशासन समिति का सभापति आमतौर पर कौन होगा, जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, जो अध्यक्ष होगा। सभी जगह सामान्य प्रशासन समिति रहेगा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में, ठीक है। तो सामान्य प्रशासन समिति में जो सभापति होगा उसके जो प्रमुख होंगे, है ना, जैसे ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच, ठीक है, जिला पंचायत का जी आप जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष, वो जो है उस समिति का जो है क्या होगा, सभापति होगा। शिक्षा समिति में हमेशा जो उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है, जो उपाध्यक्ष होंगे वही जो है उसका सभापति होता है। तो शिक्षा समिति सभापति जो है अक्सर संबंधित पंचायत का उपाध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। तो 2 समिति का सभापति जो फिक्स होता है, एक होता है आपका सामान्य प्रशासन समिति और दूसरा होता है शिक्षा समिति, दोनों साथ-साथ से याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों को इन्हीं समितियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है। महिला एवं बाल कल्याण जो समिति अलग से बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। कई राज्यों में महिलाओं और बच्चों के लिए विकास के लिए अलग से एक विशेष समिति का प्रावधान भी है, ठीक है, ताकि उनका विकास हो सके। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में मैनेजमेंट और नीतियाँ, ठीक है, वित्त में बजट और पैसा, विकास जो है खेती और गरीबी हटाना, स्वास्थ्य जो है स्वच्छता और पानी, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कार्यकाल, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का किस आधार पर निर्धारित है? चुनाव परिणाम घोषित होने से? नहीं। पंचायत की पहली सभा से? बिल्कुल। पंचायत चुनाव की घोषणा अधिसूचना से? गलत।
चयनित सदस्यों द्वारा शपथ लेने से गलत, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी पहली बैठक होगी, ठीक है, प्रथम जब सम्मेलन होता है, उस दिन से 5 वर्ष के जो है निर्धारित होता है। तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायतों के कार्यकाल को लेकर स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। इसका उल्लेख मुख्य रूप से अनुच्छेद 243 ई में मिलता है, ठीक है। ई से याद रखेंगे एंड, एंड, ठीक है। एंड मतलब समाप्ति, समाप्त क्या होगा तो कार्यकाल, क्या समाप्त होगा? कार्यकाल, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो कार्यालय की गणना, ठीक है, कार्यालय बोलता हूँ, कार्यकाल की गणना, सॉरी। तो प्रारंभ क्या होता है? पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल उसके चुनाव परिणाम की तारीख या शपथ ग्रहण से नहीं, बल्कि उसकी पहली बैठक प्रथम सम्मेलन के लिए नियत तिथि से गिना जाता है। 2 शब्द आपको सुनने को मिलेगा, एक मिलेगा सम्मेलन, एक मिलेगा सम्मेलन और एक मिलता है सम्मिलन, ठीक है, सम्मिलन, ध्यान रखिएगा। तो ग्राम सभा का क्या होगा? सम्मिलन। ग्राम सभा का क्या होगा? ग्राम सभा का सम्मिलन होगा। और जो पंचायतें होगी, पंचायत का होगा सम्मेलन। पंचायत का हमेशा क्या होगा? सम्मेलन होगा, याद रखिएगा। पंचायत का सम्मेलन होता है और ग्राम सभा का हमेशा सम्मिलन होगा, ठीक है। दोनों शब्दों को ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, ठीक है। अवधि प्रत्येक पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष से निर्धारित है। समय से पूर्व अगर ये विघटित हो जाए, है ना, या समय से पूर्व अगर जो उनके पंचायत अध्यक्ष है, सदस्य वगैरह, वो जो है त्यागपत्र दे दे, है ना, या कुछ कारणवश वो हट जाए, तब क्या होगा? तो समय से पूर्व विघटन की बात करें तो पंचायतों को 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले राज्य कानून के तहत विघटित किया जा सकता है। यदि पंचायत भंग होती है तो निर्वाचन प्रक्रिया भंग होने की तिथि से, याद रखिएगा, जब अगर पंचायत भंग होती है तो निर्वाचन की प्रक्रिया भंग होने की तिथि से 6 माह के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए। याद रखें, जिस दिन भंग होगा उस तिथि से 6 माह के भीतर। शेष अवधि का सिद्धांत, यदि कोई पंचायत 5 साल पूर्ण होने से पहले भंग हो जाती है और नई पंचायत चुनी जाती है तो वह नई पंचायत पूरे 5 साल के लिए काम नहीं करेगी, ठीक है। वह केवल शेष बची हुई अवधि के लिए ही कार्य करेगी। उदाहरण, यदि एक ग्राम पंचायत या एक पंचायत 3 साल बाद भंग हो जाती है तो नई चुनी हुई पंचायत जो है अगले 2 साल के लिए शेष समय के लिए ही अस्तित्व में रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चुनाव कब आवश्यक नहीं? यदि पंचायत भंग होने के बाद शेष बची हुई अवधि 6 माह से अगर कम है तो ऐसी स्थिति में चुनाव कराना जो है अनिवार्य नहीं होता। अनुच्छेद याद रखेंगे 243 ई, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्य निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, याद रखिएगा, ये जो है जो है आपका पंचायत, ठीक है, पंचायत जो चुनाव होता है, साथ ही जो नगर पालिका चुनाव होती है उसी को संपन्न कराने का काम करती है, ठीक है। विधानसभा का जो चुनाव है ये नहीं कराता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पंचायतों को चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है, न कि भारत निर्वाचन आयोग की, ठीक है। अयोग्यता की बात करें, यदि किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करना हो तो उसका प्रावधान अनुच्छेद 243 एफ में है। एफ से फैल, याद रखिएगा, एफ से फैल, फैल मतलब अयोग्य, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के स्तर अनुसार सही समीकरण चुने, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम सभा, ठीक है। तो अपने को स्तर जमाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राम सभा आ जाएगा, फिर ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत, ठीक है। तो सबसे उच्च स्तर पर होगा आपका जिला पंचायत। तो जिला स्तर पर इसका अध्यक्ष जो है जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है, ठीक है। यह जिले की सभी जिला जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच समन्वय स्थापित करती है और विकास योजनाओं का खाका जो है तैयार करती है, ठीक है। किसके किसके बीच? याद रखिएगा, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच। जनपद पंचायत या पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर है। विकास खंड या ब्लॉक स्तर पर तो इसका प्रशासनिक प्रमुख सीईओ और जो है निर्वाचित प्रमुख जनपद अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यह ग्राम पंचायतों की योजनाओं का निरीक्षण करता है और जिला पंचायत को रिपोर्ट भेजता है, मतलब इसका अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष है ना, इसका प्रमुख, ठीक है। प्रशासनिक प्रमुख में जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ, ठीक है, इसमें भी सीईओ होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ग्राम स्तर पर सचिव होता है, कौन होता है? सचिव होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक प्रमुख। तो ग्राम पंचायत में कार्यकारी स्तर होता है, ग्राम स्तर पर इसका प्रमुख जो है सरपंच या प्रधान होता है। ये जमीन स्तर पर विकास कार्यों, सड़क, नाली, बिजली के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी से कार्य करता है या कार्यकारी इकाई है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सभा की बात करते हैं तो ये आधारभूत या नींव है, ठीक है। तो पंचायत की सबसे छोटी और प्राथमिक इकाई होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा परिभाषा की बात करें तो गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्कों 18 वर्ष प्लस वर्ष के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। मतलब गांव में अगर बहुत सारी जनसंख्या है
तो जिसका नाम केवल मतदाता सूची में है वही ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, ध्यान रखें। मान लो किसी गाँव की जनसंख्या जो है 2000 है, कितनी है? 2000, लेकिन इस 2000 में मात्र 1800 लोग का नाम मतदाता सूची में है, ठीक है? मतदाता सूची में, ठीक है? मतदाता सूची में, तो यही 1800 लोग क्या होगा? ग्राम सभा कहलाएँगे। यही 1800 लोग जो है ग्राम सभा कहलाएँगे, ना कि 2000 लोग। को भी ध्यान रखिएगा, मतलब जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है उस गाँव के, ठीक है? जिस गाँव का वो रहवासी है, उस गाँव के मतदाता सूची में दर्ज है, तभी जो है ग्राम सभा के वो सदस्य कहलाएँगे, ठीक है? महत्व की बात करें, इसे इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। ग्राम पंचायत अपने सभी निर्णयों के लिए ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ग्राम पंचायत, याद रखिएगा, किसके प्रति जवाबदेह होगी? ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होगी, क्योंकि वहाँ के जो ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं, ध्यान रखिएगा इस लाइन को, जो ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं, ठीक है? सरपंच हो गया, उप सरपंच हो गया, ठीक है? और उसके पंच हो गए, ठीक है? अब इसको कौन चुनता है? तो इसको देखो, तो सरपंच को और पंच को तो डायरेक्ट कौन चुनता है? आपके ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, मतलब जो जनता है वो चुनती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी कार्य अगर ग्राम पंचायत करता है तो किसको जवाब देना होगा? वो जवाब ग्राम सभा को देना पड़ेगा। ग्राम सभा कहने के मतलब है गाँव के जितने सदस्य हैं, ठीक है? जो वहाँ की मतदाता सूची में दर्ज है, वो सभी व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ग्राम सभा कहलाते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। और ग्राम सभा का जो सम्मेलन है, अगर मान लो ये गाँव है कोई ए और ये गाँव है कोई बी, ठीक है? ए, बी, और दोनों गाँव मिला के ग्राम पंचायत बना दिया। ए, बी जो है एक ग्राम पंचायत है, ठीक है? समझो, ठीक है? ये बड़ा गाँव है, ठीक है? और ये छोटा गाँव है, ठीक है? छोटा है मतलब आश्रित गाँव है, तो दोनों को मिलाकर एक पंचायत बनाया गया, ठीक है? पंचायत बनाया गया। अब पंचायत बनाया गया तो यहाँ तो पंचायत में एक सरपंच होगा, ठीक है? एक सरपंच होगा और एक उप सरपंच होगा और पंच होंगे, ठीक है? लेकिन ग्राम सभा में याद रखेंगे, ग्राम सभा की अगर बात करें, ग्राम सभा इसको भी थोड़ा-सा समझिएगा, ग्राम सभा। तो यहाँ भी तो जनता है, यहाँ भी जनता है और यहाँ भी जनता है। यहाँ हालाँकि पंचायत एक है, तो यहाँ ये पंचायत है, पंचायत में मतदाता सूची होगा, पंचायत में मतदाता सूची है, ठीक है? मतदाता सूची, इस मतदाता सूची है, तो इस गाँव के व्यक्ति भी इस मतदाता सूची में है, इस गाँव के व्यक्ति भी इस मतदाता सूची में है। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ भी जो व्यक्ति है मतदाता सूची में है, यहाँ के व्यक्ति भी मतदाता सूची में है। तो यहाँ भी एक ग्राम सभा होगा, ठीक है? ग्राम सभा, और यहाँ भी एक ग्राम सभा होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ भी ग्राम सभा होगा। मतलब ए गाँव और बी गाँव दोनों में ही ग्राम सभा होगा, और दोनों गाँव में मतलब जितना भी, एक मान लो एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत अगर 2 गाँव आता है या 3 गाँव आता है, तो जितना भी गाँव है, सभी गाँव में ग्राम पंचायत अगर वो सभी गाँव में ग्राम सभा होगा और सभी जगह अलग-अलग सम्मेलन होगा ग्राम सभा का, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ग्राम सभा का सम्मेलन प्रत्येक गाँव में होता है, इसको ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से इसको पूछा जाता है। लेकिन ग्राम पंचायत का जो सम्मेलन है, ग्राम पंचायत का जो बैठक है, वो पंचायत भवन में होता है, ठीक है? कहाँ होता है? पंचायत भवन में। और पंचायत भवन कहाँ रहेगा? जहाँ चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ, जहाँ-वहाँ उनको बनाना हो। तो ग्राम पंचायत एक होगा दोनों का, ठीक है? और पंचायत में कौन आएगा? तो ग्राम पंचायत का जो सम्मेलन है, सम्मेलन में कौन आएँगे? जो सरपंच है, उप सरपंच है, ठीक है? और जो पंच है, वो सम्मेलन में जाते हैं। और सम्मेलन की बात करें तो सम्मेलन में ग्राम सभा का सम्मेलन होता है, वो प्रत्येक गाँव में होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ऐसा है कि आपको कन्फ्यूज़न में डाल देगा ये, ठीक है? चलिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए कुछ बातें हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, इन्हीं की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज आया, ठीक है? ये बिल्ड से, बी से याद रखेंगे, बिल्ड 243, बी से याद रखेंगे, बी से होगा बिल्ड, बिल्ड मतलब क्या होगा? गठन, बिल्ड मतलब क्या होगा? गठन, ठीक है? गठन, याद रखिएगा। ठीक? तो गठन, तो क्या है? पंचायतों का गठन के बारे में बात किया गया है, ठीक है? जनसंख्या का नियम है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ जनपद पंचायत नहीं होगा। शक्ति का स्रोत क्या है? तो ग्राम पंचायत को पंचायती राज की संसद कहा जाता है। याद रखिएगा, ग्राम सभा को इसको ग्राम पंचायत बोलता हूँ। ग्राम सभा को, ये जो बातें हैं, जो लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम सभा को पंचायती राज की संसद कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है, पंचायती राज की संसद कौन कहलाता है? तो ग्राम सभा, ठीक है? लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक किसको माना जाता है? तो ग्राम सभा। तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें जिसको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से पंचायत की योजनाएँ जो है स्वीकृत होती है, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है? यहाँ कथन दिया हुआ है, ग्राम सभा जो है सरपंच को निष्कासित कर सकता है। कारण है, ग्राम सभा सरपंच को चुनती, बिल्कुल ग्राम सभा सरपंच को चुनती है, ठीक है? इसीलिए उसको निष्कासित करने का भी अधिकार इसको है,
ग्राम सभा को है। ग्राम सभा कहने का मतलब है कि उस गाँव में दर्ज मतदाता सूची में या मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति, ठीक है? वो सभी व्यक्ति क्या होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं या ग्राम सभा कहलाते हैं, समझिए। तो अगर भई व्यक्ति लोग जो है मतदाता सूची में दर्ज है, वही लोग तो सरपंच को चुनेंगे। सरपंच को चुनेंगे तो उनको सरपंच को हटाने का भी अधिकार उन्हीं लोगों को होता है। इसलिए कथन और कारण सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिकांश राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम सभा के सदस्य गांव के सभी पंजीकृत मतदाता सीधे मतदान करके सरपंच का चुनाव करते हैं। यही कारण है कि ग्राम सभा के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह होता है। ठीक है, सरपंच जो है याद रखिए ग्राम सभा के प्रति जो है जवाबदेह होता है। निष्कासन की बात करें तो चूंकि सरपंच को जनता ग्राम सभा चुनती, इसलिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार उसे हटाने की शक्ति भी जनता के पास होती है। इसे दो मुख्य तरीकों से समझा जा सकता है। राइट टू रिकॉल है ना, वापस बुलाने की शक्ति। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सरपंच को उसके कार्यकाल के बीच में हटाने के लिए प्रत्यावर्तन रिकॉल का प्रावधान है। यदि ग्राम सभा के सदस्य सरपंच के काम से संतुष्ट नहीं है तो वे गुप्त मतदान के जरिए उसे पद से हटा सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस अब कैसे-कैसे होता है उसको बाद में देखेंगे, ठीक है? ये केवल हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात की कि हटा सकते हैं, ठीक है? यहाँ प्रोसेस के बारे में बात नहीं करें। प्रोसेस में आपको कितना सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अगर ये सब चीज़ आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप मेरा ई-बुक जो है मेरे ऐप से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है उसको, ई-बुक परचेज़ कर सकते हैं हमारा सीजी व्यापम एस्पिरेंट के ऐप से और वहाँ से आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? एक-एक चीज़, एक-एक पॉइंट उसमें लिखा हुआ है, ठीक है? लगभग ये 50-60 रुपए का होगा, ई-बुक वहाँ से आप जो है पढ़ सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो ई-लाइब्रेरी में जाएँगे तो लाइब्रेरी में ₹35 हमें मंडी उप निरीक्षक का जितना भी क्लास होगा, ठीक है? उसका जो पीडीएफ है आपको उस ई-लाइब्रेरी में मिलेगा, ठीक है? ई-बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, केवल ऐप में पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं तो देखो पहला तो एक तरीका है राइट टू रिकॉल का वापस बुलाना, दूसरा है अविश्वास। तो इसके अलावा जो पंच द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर भी सरपंच को हटाया जा सकता है, जिसे बाद में ग्राम सभा के बहुमत की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है? अब क्या पूछा जाता है इसको भी ध्यान रखिएगा कि ग्राम सभा की शक्तियों का निर्धारण कौन करता है? एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ग्राम सभा की शक्तियों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राज्य विधानमंडल, ठीक है? राज्य विधानमंडल जो है या विधानसभा आप बोल सकते हैं क्योंकि आपकी जगह में हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है विधानसभा है, विधान परिषद तो नहीं है। तो विधानसभा ऐसा आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो राज्य विधानमंडल संविधान ने ग्राम सभा को आधारभूत इकाई माना है, लेकिन उसे कितनी शक्तियाँ दी जाएगी यह राज्य सरकार के कानूनों पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, शक्ति का स्रोत क्या है? याद रखिए कुछ बिंदु, शक्ति का स्रोत याद रखिएगा सरपंच की शक्ति का प्राथमिक स्रोत जो है ग्राम सभा है, ठीक है? ए 243 ए से याद रखेंगे असेंबली, असेंबली ग्राम सभा, असेंबली, ठीक है? असेंबली, ए से असेंबली, असेंबली मतलब होता है सभा, तो इससे ग्राम सभा के बारे में बात की गई है, ठीक है? न्यूनतम समय सीमा आमतौर पर कार्यकाल के पहले 1 वर्ष या कुछ राज्यों में 2 वर्ष तक सरपंच के विरुद्ध निष्कासन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। अंतिम कार्यकाल कार्यकाल समाप्त होने के अंतिम 6 महीनों के दौरान भी निष्कासन की कार्यवाही नहीं की जा सकती। बहुमत की आवश्यकता तो रिकॉल के लिए ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 3/4 बहुमत जो है अनिवार्य होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुमत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में जनपद पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज का मध्यवर्ती स्तर है, बिल्कुल है। यह ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यों कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल होता है। ये जनपद पंचायत के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं, बिल्कुल चुने जाते हैं। जिले की वार्षिक योजना तैयार करने में जनपद पंचायत की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, चलो चलो ये तो ठीक है ना? लेकिन ये 3 सही है, लेकिन इसमें कौन-सा कथन सत्य बोला? एकदम नज़दीक, इसमें असत्य नहीं है, मतलब सत्य नहीं ऐसा होना चाहिए था क्योंकि 3 को तो सत्य दिया है, ये नहीं है, ठीक है? लेकिन अब सत्य है पूछा तो एकदम जो करीबी आंसर है, उसको लेंगे। तो हम जानते हैं जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है, ठीक है? इसको आप ध्यान रखिएगा का ठीक है? तो ग्राम पंचायत निम्न स्तर और जिला पंचायत उच्च स्तर के बीच की कड़ी है आपका जनपद पंचायत। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ इस स्तर पर मध्य स्तर पर गठन करना अनिवार्य नहीं है, ठीक है? अब निर्वाचन की प्रक्रिया कथन सी को देखिएगा। जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान
के माध्यम से होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसका चुनाव निर्वाचित सदस्यों के बीच से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पदेन सदस्य की बात करें तो देखो जनपद पंचायत में याद रखिएगा उस क्षेत्र के विधायक और सांसद भी इसके सदस्य होते हैं, ठीक है? साथ ही क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के कुछ सरपंच भी रोटेशन के आधार पर इसके जो है सदस्य हो सकते हैं। लगभग 20% जो है या 1/5 जो है, जो सरपंच है इसके सदस्य होते हैं। मुख्य कार्य और उत्तरदायित्व की बात करें तो कार्यान्वयन यह ब्लॉक विकासखंड स्तर पर भी सभी कार्यों और सरकारी योजनाओं जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए मुख्य रूप से जो है जिम्मेदार होता है। नियोजन प्लानिंग की बात करें तो जनपद पंचायत अपने क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों की योजनाओं को संकलित करती है और उन्हें जिला पंचायत को भेजती है, ठीक है? जिले की वार्षिक योजना तैयार की जा सके था कथन डी जो है गलत है क्योंकि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है? यहाँ तो गलत दिया है इसको, तो यहाँ कथन सही नहीं है, ऐसा होना चाहिए था इसको, बट यहाँ अलग ले लिया है क्वेश्चन, तो ए जो है इसका सही आंसर हम लेंगे, ठीक है? याद रखिएगा क्योंकि एकदम निकट का आंसर हमको लेना है तो ये है, ठीक है? ग्राम सभा के कार्य की अगर बात करें तो गांव में योजनाओं का अनुमोदन करना, जिला परिषद के सदस्यों को चुनना, ठीक है, ग्राम पंचायत कार्यों की समीक्षा करना और वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा करना। तो ग्राम सभा के कार्य पूछा है तो ग्राम सभा क्या करता है, गांव में योजनाओं को अनुमोदन करना, ये ठीक है। ग्राम पंचायत कार्यों की समीक्षा करना, ये भी ठीक है। वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा करना, ये भी ठीक है। जिला परिषद के सदस्यों को चुनना, ये नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ठीक है। तो संवैधानिक स्थिति की बात करें 243 से, भारतीय संविधान का अनुच्छेद ग्राम सभा के गठन और शक्तियों का प्रावधान करता है। किसी ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क 18 प्लस सदस्यों को समूह को ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। कार्यों का विश्लेषण तो योजना का अनुमोदन, ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई विकास कार्य जैसे मनरेगा के कार्य को अंतिम मंजूरी जो है ग्राम सभा ही देती है। कार्यों की समीक्षा तो ग्राम पंचायत के पिछले वर्ष का क्या काम किया, इसकी जवाबदेही ग्राम सभा के सामने तय होती है। यह एक वॉच डॉग की तरह काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब जो ग्राम सभा है किसकी तरह कार्य करता है, वॉच डॉग की तरह काम करता है। वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा अगर बात करें तो पंचायत के बजट, आय, व्यय, है ना, ऑडिट रिपोर्ट का विवरण ग्राम सभा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तो 3 काम तो एकदम जरूरी है। गलत क्यों है जिला परिषद, तो जिला परिषद या जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र के मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक का कार्य नहीं है ये, ठीक है। चुनाव आयोग का काम है वो, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का। देखो, अब विद्यार्थी जो है कुछ चीज़ों में भ्रमित रहते हैं जैसे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। आपको बताया ग्राम सभा क्या होता है और ग्राम पंचायत क्या होता है। ग्राम सभा जो है एक स्थायी निकाय है जिसमें गांव के सभी मतदाता शामिल होते हैं। यह विधायिका संसद की तरह है, ठीक है। और ग्राम पंचायत जो है यह ग्राम सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों, सरपंच और पंचों की छोटी सी कार्यकारी संस्था है। यह कार्यपालिका की तरह है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कार्य करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। यदि प्रश्न में लाभार्थियों का चयन की बात की जाती हो, ठीक है, अगर लाभार्थियों की चयन की बात की जाती है, जैसे बिंदु आए तो ग्राम सभा का ही कार्य है, ठीक है। किन गरीबों को आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, ठीक। महत्वपूर्ण विवरण, सदस्य की सदस्यता तो गांव के सभी पंजीकृत सदस्य मतदाता जो है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। बैठक क्या होती है, तो साल में कम से कम 4 बैठकें अनिवार्य है, तो टोटल 6 बैठकें अनिवार्य है, ठीक है, जिसमें 4 का डेट आपको दिया जाता है, 2 जो है 2 महीने उसके लिए तय कर दिया गया है। कोरम याद रखिएगा, तो इसके सदस्यों बैठक शुरू करने के लिए कुल सदस्यों को का 1/3 हिस्सा उपस्थित होना चाहिए, ठीक है, और महिलाओं का उपस्थिति 1/3 ठीक है। सोशल ऑडिट की बात करें तो ग्राम सभा सरकारी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट करने की मुख्य संस्था है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ग्राम सभा का मुख्य कार्य, सरपंच की सीधी नियुक्ति करना, ठीक है, ये नियुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा है मुख्य कार्य, ठीक है, सरपंच की सीधी नियुक्ति करना नहीं भाई। ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देना ग्राम सभा का मुख्य कार्य है। तो ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास को मंजूरी देना, राज्य स्तरीय करों का संग्रह करना, राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव करना। तो ग्राम सभा का मुख्य कार्य हो जाएगा ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देना, ही इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। ग्राम सभा को भारतीय लोकतंत्र की संसद का ग्रामीण स्वरूप माना जाता है। यह वह स्थान है जहां नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेता है। मुख्य कार्य और शक्तियाँ के बारे में बात करते हैं। बजट और योजनाओं की स्वीकृति, ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए वार्षिक बजट को जब तक
ग्राम सभा मंजूरी नहीं देती तब तक उसे अंतिम नहीं माना जाता। विकास कार्यों का नियोजन गाँव में ही कहाँ सड़क बनेगी, किस कुएँ की मरम्मत होगी, किन योजनाओं का प्रस्ताव ग्राम सभा में रखा जाता है। लाभार्थियों की पहचान केंद्र और राज्य सरकार की योजना जैसे आवास योजना, पेंशन के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में तय किया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सामाजिक अंकेक्षण की बात करें तो पंचायत द्वारा किए गए खर्चों की निगरानी, ऑडिट करना ग्राम सभा का सबसे शक्तिशाली अधिकार है। अब बात करते हैं ए, तो ए क्यों सही नहीं है? सरपंच की नियुक्ति नहीं बल्कि निर्वाचन होता है, ठीक है? सरपंच को नियुक्त नहीं किया जाता बल्कि चुना जाता है, ठीक है? मतदाताओं के द्वारा। तो ग्राम सभा के सदस्य मतदान करते हैं, लेकिन यह ग्राम सभा की बैठक का कार्य नहीं है। विकल्प सी की बात करें तो करों का संग्रह राज्य या पंचायत की कार्यकारिणी का काम है। ग्राम सभा केवल उन पर चर्चा कर सकती है, ठीक है? कर का संग्रहण कौन करेगा? या तो राज्य या पंचायत, ठीक है? की कार्यकारिणी उसको जो है कर का संग्रह करता है, ग्राम सभा केवल उस पर जो है चर्चा करती है। और उसके बाद विकल्प डी की बात करें तो विधानसभा चुनाव का संचालन भारत निर्वाचन आयोग करता है, ग्राम सभा नहीं, ठीक है? राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने का काम जो है, ये जो है भारत के निर्वाचन आयोग का काम है, राज्य निर्वाचन आयोग का नहीं, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ जो है फँस सकते हैं आप, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ आया होगा, जो-जो बातें मैं बताया हूँ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे कमेंट में जो है कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल इस अच्छे से आप जो है जाके जितने भी वीडियोज़ को देख सकते हैं और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, ई लाइब्रेरी में जाइए। ई लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको 35 रुपीज़ जो है पे करना होगा, उसके बाद आप सभी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस पंचायती राज का ई-बुक चाहिए, ठीक है? जिसको आप प्रिंट करवा कर पढ़ना चाहते हैं पंचायती राज का, तो आप जो है ई-बुक में जाइए। ई-बुक में जाने के बाद आपको अलग-अलग सब्जेक्ट का वहाँ ई-बुक दिख जाएगा। आप पंचायती राज को सेलेक्ट करिए, वहाँ से पेमेंट करिए और पेमेंट करने के बाद जो है आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलिए आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है? क्या कुछ और इसमें सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है?